नमस्कार। आज हम डिस्कस करेंगे HPSSC का प्रीवियस पेपर। जो HPSSC का प्रीवियस पेपर है इसका हम हिस्ट्री का सेक्शन जो है वो डिस्कस करेंगे और डिटेल से डिस्कस करेंगे ताकि आपको जो है आपके आने वाले एग्जाम्स में हेल्प मिल सके, जैसे कि पहले भी मिलती रही है और साथ में आपका एक अच्छा सा रिवीजन भी हो सके। तो अभी हम क्वेश्चन नंबर 1 से ही हिस्ट्री का क्वेश्चन है यहीं से डिस्कस करेंगे। बोलते हैं मैन पास्ड फ्रॉम द फूड गैदरिंग स्टेज टू द फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज इन दी। तो बोलते हैं कि मानव ने भोजन एकत्रीकरण अवस्था से भोजन उत्पादन अवस्था में जो था वो कब प्रवेश किया था या फिर कब आया था। तो ये प्रवेश किया गया था नियोलिथिक एज में, यानी कि नवपाषाण काल में। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। अब देखो, आपको पता है कि नवपाषाण काल जो था इससे रिलेटेड अलग अलग क्वेश्चन बनते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही बना कि फूड गैदरिंग स्टेज से फूड प्रोड्यूसिंग स्टेज में जो था वो कब प्रवेश किया। ये नियोलिथिक एज थी, इसमें इंसान ने आग के बारे में जाना, इसमें इंसान ने जो था वो कल्टीवेशन स्टार्ट की, यानी कि उसने क्या क्या स्टार्ट किया था, उसने जो था कृषि को उपयोग में लाना स्टार्ट कर दिया और उसने जानवरों को पालतू बनाना स्टार्ट कर दिया। और वो गुफाओं में रहते थे तो गुफाओं को उन्होंने डेकोरेट करना स्टार्ट कर दिया। गुफाओं की जो दीवारें थी वहाँ पर उनके डांसिंग के सेंस मिलते हैं, हंटिंग के सेंस मिलते हैं, ये सब बनाना उसने स्टार्ट कर दिया। तो बस यही आप नियोलिथिक एज के बारे में ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 2 बोलते हैं विच कंटेन द गायत्री मंत्र। तो इनमें से किसमें गायत्री मंत्र है। अगर गायत्री मंत्र की बात करें तो ऋग्वेद में गायत्री मंत्र जो है यह है, या कई बार ऐसा पूछा जाता है कि गायत्री मंत्र कहाँ से लिया गया है। ऋग्वेद से लिया गया है। कई बार पूछा जाता है कि ऋग्वेद के कौन से मंडल से गायत्री मंत्र लिया गया है। तो तीसरे मंडल से जो है वो गायत्री मंत्र लिया गया है। ऋग्वेद को कितने मंडलों में विभाजित किया गया है। ऋग्वेद को 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। अगर पूछा जाए कि अस्तो मा सदगम्य कहाँ से लिया गया है तो अस्तो मा सदगम्य भी जो है वो ऋग्वेद से ही जो है वो लिया गया है, ये भी ध्यान रखना है। ऋग्वेद में कितने सूक्त हैं। ऋग्वेद में 1028 सूक्त हैं और ऋग्वेद जो है वो विश्व का पहला प्रमाणिक ग्रंथ माना जाता है, ये भी ध्यान रखना है। और आपने ध्यान रखना है ऋग्वेद के अलावा यजुर्वेद हो गया, यजुर्वेद के अलावा सामवेद हो गया, अथर्ववेद हो गया। तो वेदों को इस तरह से 4 वेदों में डिवाइड किया गया है, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। म्यूजिक से रिलेटेड जो वेद है वो सामवेद आता है, ये आपने ध्यान रखना है। म्यूजिक से रिलेटेड कौन सा वेद है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। उपनिषद ऑप्शन में दिया गया है, तो उपनिषद का मतलब पूछा जाता है। तो उपनिषद का मतलब होता है समीप बैठना या फिर ब्रह्म विद्या को प्राप्त करने के लिए गुरु के समीप बैठना। तो ये उपनिषद का मतलब होता है, इसका मतलब पूछा गया है एग्जाम में, तो ये भी ध्यान रखिए। तीसरा क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं द फर्स्ट डिस्कोर्स ऑफ बुद्धा एट डियर पार्क इन सारनाथ इज कॉल्ड। तो बोलते हैं सारनाथ के डियर पार्क में दिया गया बुद्ध का प्रथम प्रवचन जो था वो क्या कहलाया। बुद्ध ने जो डियर पार्क में पहला उपदेश दिया था, प्रवचन दिया था, उसको क्या कहा गया, उसको कहा गया धर्मचक्र प्रवर्तन। ऑप्शन डी जो है वो तीसरे क्वेश्चन का सही आंसर है। सारनाथ में जो था वो बुद्ध ने 5 ब्राह्मण सन्यासियों को जो था वो पहला उपदेश दिया था, ये भी ध्यान रखना है। और इसी घटना को धर्मचक्र प्रवर्तन कहा गया। बुद्ध से रिलेटेड बेसिक क्वेश्चन, बुद्ध का जन्म कब हुआ, 563 ईस्वी पूर्व हुआ। बुद्ध के जन्म का स्थान कौन सा है, तो जन्म का स्थान लुम्बिनी है। बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी, मृत्यु 483 ईस्वी पूर्व हुई थी। कहाँ पर हुई थी, कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। और 4 जो बहुत इंपॉर्टेंट संगीतियाँ हैं वो कहाँ कहाँ पर हुई। पहली बौद्ध संगीति सप्तपर्णी गुफा में हुई, दूसरी वैशाली में हुई, तीसरी पाटलिपुत्र में हुई, चौथी कुंडलवन में हुई। अशोक के कार्यकाल के दौरान तीसरी बौद्ध संगीति हुई थी पाटलिपुत्र में, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, इसको भी ध्यान रखिए। पहली बौद्ध संगीति अजातशत्रु के कार्यकाल के दौरान हुई थी, दूसरी बौद्ध संगीति कलाशोक के कार्यकाल के दौरान हुई थी और चौथी बौद्ध संगीति जो था वो कनिष्क के कार्यकाल के दौरान हुई थी। ये सारे ध्यान रखिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4, बोलते हैं ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ संघास देयर वॉज अ रिवाइवल ऑफ। तो बोलते हैं संघ काल के दौरान पुनर्जागरण हुआ था। तो संघ काल के दौरान जो था वो किसका पुनर्जागरण हुआ था, ये हुआ था ब्राह्मणिज्म का, ब्राह्मण धर्म का जो था वो क्या हुआ था, संघ पीरियड के दौरान जो था, संघ काल के दौरान जो था पुनर्जागरण हुआ था। संगम एज के बारे में ज़्यादा कुछ तो जानने को नहीं मिलता, परंतु संगम युग के बारे में आप इतना याद रख सकते हैं कि पहला जो संगम जो हुआ था, पहला संगम वो किसकी अध्यक्षता में हुआ था, वो अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था। और कहाँ पर हुआ था, तो मदुरै में जो था ये हुआ था, मदुरै में हुआ था, अगस्त्य ऋषि की अध्यक्षता में हुआ था, इतना जरूर ध्यान रखें। और यहाँ से आप पांड्यास के बारे में याद रख सकते हैं, पांड्यास की कैपिटल मदुरै में थी, ये आपने ध्यान रखना है। चेरास के बारे में याद रख सकते हैं, तो चेरास की कैपिटल जो था वो कहाँ पर थी, वंजी मैन की कैपिटल थी। तो चेर और पांड्य के बारे में ज़रूर याद रखें।
क्वेश्चन नंबर 5वां देखिए, बोलते हैं उपनिषद ऑल्सो नोन एज वेदांता आर डैश इन नंबर। तो बोलते हैं उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से भी जाने जाते हैं, इनकी संख्या कितनी है। देखो उपनिषद जो कि वेदांत के नाम से जाने जाते हैं, इनकी संख्या है ऑप्शन बी 108। 108 ये संख्या में है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। उपनिषद का मतलब आपने जान लिया है कि गुरु के समीप बैठकर विद्या ग्रहण करना उपनिषद का मतलब है। और यहाँ से बस आप इतना ही याद रखिए, ज़्यादा नहीं, बस इतना ही 2-3 क्वेश्चन बने। अगला क्वेश्चन देखिए, बोलते हैं हु बिकेम द मोस्ट इंपॉर्टेंट सिटी ऑफ नॉर्दर्न इंडिया अंडर द हर्ष। तो बोलते हैं हर्ष के शासनकाल के दौरान उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर कौन था। तो सबसे महत्वपूर्ण शहर था इनका कन्नौज। ऑप्शन सी सही आंसर होगा। कन्नौज जो था वो हर्ष के कार्यकाल के दौरान उत्तर भारत का सबसे महत्वपूर्ण शहर बना। हर्ष से मिलते जुलते जो क्वेश्चन हैं वो आपके माइंड में जल्दी से आने चाहिए। हर्ष का युद्ध हुआ था किसके साथ, पुलकेशिन द्वितीय के साथ। कहाँ पर हुआ था, नर्मदा नदी के किनारे हुआ था। इसमें किसकी हार हुई थी, तो इसमें हर्षवर्धन की हार हुई थी, ये आपने ध्यान रखना है। हर्ष ने रत्नावली की रचना की थी, हर्ष ने प्रिय दर्शिका की रचना की थी, ये भी साथ में ध्यान रखिए। हर्ष के कार्यकाल के दौरान एक चीनी यात्री भारत आया जिसका नाम था हेन त्सांग। तो हेन त्सांग का नाम आपने ध्यान रखना है कि ये भारत आया था। और कन्नौज इसके कार्यकाल के दौरान सबसे महत्वपूर्ण जो था वो शहर बना था उत्तर भारत का, ये तो आपने जान लिया। सारे क्वेश्चन यहाँ से बने। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, बोलते हैं विच एंशियंट इंडियन स्टेट वॉज एन ऑटोनोमस रिपब्लिक। तो बोलते हैं कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य स्वायत्त गणतंत्र था। स्वायत्त गणतंत्र जो था वो कौन सा प्राचीन भारतीय राज्य था इनमें से। क्वेश्चन नंबर 7 का ऑप्शन डी शाक्य जो है वो सही आंसर होगा। शाक्य जो था वो प्राचीन भारतीय राज्य था जो स्वायत्त गणतंत्र था, रिपब्लिक था, ऑटोनॉमस रिपब्लिक था। अब यहाँ से क्या रिवाइज करेंगे आप, थोड़ा सा महाजनपदों के बारे में रिवाइज कर लीजिए, और तो कुछ खास है नहीं। मगध महाजनपद की राजधानी राजगृह में थी। कौशल महाजनपद की राजधानी श्रावस्ती में थी। अंग महाजनपद की राजधानी चंपा में थी। और शाक्य के बारे में तो एक ही क्वेश्चन मुझे मिला, ये आप जान लीजिए। और वत्स महाजनपद की राजधानी कौशंबी में थी। सूरसेन महाजनपद की राजधानी मथुरा में थी। गांधार महाजनपद की राजधानी तक्षशिला में थी। कंबोज महाजनपद की राजधानी राजपुरा में थी। वज्जी महाजनपद की राजधानी वैशाली में थी। अवंती महाजनपद की राजधानी उज्जैनी में थी। और मल महाजनपद की राजधानी कुशीनारा में थी। तो ये मैंने कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट महाजनपद आपको बताए जो पहले भी एग्जाम में पूछे गए हैं, तो उनको आप ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 8 में बोलते हैं विच इज़ नॉट करेक्टली मैच। तो बोलते हैं कौन सा इनमें से करेक्टली मैच नहीं किया गया है। तो बोलते हैं चौहान क्या दिल्ली में राज करते थे, तोमर क्या आजमेर में थे, और परमार क्या मालवा में थे, और कलचुरी जो था वो क्या कन्नौज में थे। क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन एक तो ए सही होगा, ये करेक्टली मैच किया गया है। और क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन सी परमार भी जो है वो सही मैच किया गया है। चौहान दिल्ली के थे और परमार जो था वो मालवा के थे, ये दोनों ही ऑप्शन सही हैं एज पर फाइनल आंसर की, ये आपने ध्यान रखना है। तो चौहान का नाम सुनते आपके माइंड में आना चाहिए पृथ्वीराज चौहान का नाम। तो पृथ्वीराज चौहान ने जो था, इनका युद्ध किसके साथ हुआ था, इनका युद्ध हुआ था मोहम्मद गौरी के साथ। मोहम्मद गौरी के साथ इनका युद्ध हुआ था। तराइन का पहला युद्ध जिसको कहा जाता है, इसमें पृथ्वीराज चौहान की जो था वो जीत हुई थी। और तराइन का दूसरा युद्ध हुआ था इनका मोहम्मद गौरी के साथ ही। और तराइन के दूसरे युद्ध में जो था वो आपने ध्यान रखना है कि पृथ्वीराज चौहान जो था वो हार गया था। और आपने ध्यान रखना है कि अभी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि तराइन का दूसरा युद्ध कब हुआ था। 1192 1192 में जो था वो तराइन का दूसरा युद्ध जो था वो हुआ था। पहला युद्ध 91 में हुआ था, 1191 में हुआ था। तो ये दोनों ही आपने ध्यान रखने हैं, दोनों ही एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं स्पिरिचुअल लीडर एसोसिएटेड विद द फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम वॉज। तो बोलते हैं विजयनगर साम्राज्य की स्थापना से संबंधित आध्यात्मिक नेता कौन थे इनमें से। क्वेश्चन नंबर 9 की अगर बात करेंगे कि इनमें से आध्यात्मिक नेता कौन थे जिन्होंने विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर बनेगा वो बनेगा ऑप्शन सी विद्यारण्य जो है वो सही आंसर है इसका। ये स्पिरिचुअल लीडर हैं जो एसोसिएट करते हैं फाउंडिंग ऑफ विजयनगर किंगडम। अब विजयनगर की जो स्थापना हुई थी ना, आपने क्या पढ़ा हुआ किताब में कि विजयनगर की स्थापना हरिहर और बुक्का के द्वारा की गई। तो हरिहर और बुक्का ने ही जो था वो विजयनगर की स्थापना की थी। परंतु इन्होंने अपने गुरु विद्यारण्य, इनके गुरु का नाम था विद्यारण्य की प्रेरणा से जो था वो विजयनगर की स्थापना की। तो ये ध्यान रखिएगा कि हरिहर और बुक्का जो था इनके गुरु थे विद्यारण्य, और इन्होंने जो था वो स्थापना की थी फिर बाद में चलकर विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर साम्राज्य की।
विजयनगर साम्राज्य के छोटे छोटे राजवंश हुए, जैसे कि संगम वंश हुआ, सालू वंश हुआ, तुलुव वंश हुआ, अराविडु वंश हुआ। तो संगम वंश जो है इसकी स्थापना तो हरिहर बुक्का ने ही की थी, हरिहर और बुक्का ने। सालू वंश जो था वो इसकी स्थापना की थी नरसिंह सालुव ने। तुलुव वंश था एक तुलुव वंश की स्थापना किसने की थी? वीर नरसिंह ने की थी। और अराविडु जो वंश था इसकी स्थापना किसने की थी? इसकी स्थापना तिरुमल ने की थी। तो ये स्थापनाएं आप जरूर ध्यान रखिए, इसी तरह की पूछी जाएंगी, क्योंकि ये थोड़ी सी टफ होती हैं याद रखने में, तो इसी तरह की जरूर पूछी जाएंगी। आपने ध्यान रख लिया संगम, सालुव, तुलुव, अराविडु, इनके बारे में ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में बोलते हैं 10 नंबर क्वेश्चन में बोलते हैं जाजिया वॉज एबोलिश्ड बाय। तो जाजिया को किसने समाप्त किया था? आपको पता है अकबर ने समाप्त किया था। अकबर के वही बेसिक क्वेश्चन है। अकबर के कार्यकाल के दौरान दूसरा पानीपत का युद्ध हुआ था 1556 में। अकबर जब राजा बना था तो उसकी आयु लगभग 13 वर्ष के आसपास थी। अकबर ने दीन इलाही की स्थापना की थी। कब की थी? 1582 में की थी। क्यों स्थापना की थी दीन इलाही की? ताकि सभी धर्मों को जो है वो एक साथ लाया जाए, सभी धर्मों के बीच जो है एक सामंजस्य जो है वो बिठाया जाए। अकबर के कार्यकाल के दौरान नवरत्न हुआ करते थे। इनमें अबुल फजल, फेजी, बीरबल, तानसेन, अब्दुल रहीम, खान खाना, टोडरमल, राजा मानसिंह, मुल्ला दो प्याजा, हकीम हुमाम, ये सब लोग जो था वो आते थे। तो इनके बारे में आपने ध्यान रखना है। अकबर ने जो था वो इब्दाद खाना भी बनवाया था। इब्दाद खाना जो था ये बनवाया गया था अकबर के द्वारा। इसमें अलग अलग धर्मों के लोगों को आमंत्रित किया जाता था और एक धर्म संसद जो था वो बना दिया जाता था। इनके चर्चा परिचर्चा होती होगी धर्म के ऊपर, तो ये ध्यान रखिए। अगला क्वेश्चन देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है, बोलते हैं शेर शाह रियल नेम वॉज। तो शेर शाह का रियल नेम बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। इनका असली नाम था फरीद। फरीद आपने ध्यान रखना है कि शेर शाह का रियल नेम था। शेर शाह के बारे में अगर किसी को टफ क्वेश्चन पूछना होगा तो वो पूछ लेगा कि शेर शाह का जन्म कब हुआ था। इनका जन्म 1472 में हुआ था। होशियारपुर के बेजवाड़ा में इनका जन्म हुआ था और इनका बचपन का नाम फरीद था। शेर शाह ने हुमायूं को परास्त किया था और फिर ये गद्दी पर बैठा था दिल्ली की। और शेर शाह के बारे में एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन क्या पूछा जाता है? शेर शाह ने जो था वो दाग एक सिक्का भी चलाया था। ये तांबे का सिक्का होता था, ये भी आपने ध्यान रखना। और इसने चांदी का रुपया भी चलाया था, ये भी आपने ध्यान रखना है। तो ये शेर शाह के बारे में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए। आगे हम हिंदी इंग्लिश के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। उससे पहले मुझे कमेंट करके बताइए कि मोहनजोदड़ो जो है वो कौन सी नदी के किनारे जो है वो स्थित है। मोहनजोदड़ो कौन सी नदी के किनारे स्थित है? उससे पहले अगर तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट के एग्जाम की, तो टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से अवेल कर सकते हैं। अब डिस्कस करते हैं हिंदी और इंग्लिश के क्वेश्चन। अब देखिए कुछ हिंदी के क्वेश्चन बोलते हैं जुलाहा का स्त्रीलिंग क्या होगा। तो 164 की अगर हम बात करेंगे कि इसका सही आंसर क्या है, इसका सही आंसर है 164 का ऑप्शन सी जुलाहिन। ऑप्शन सी सही आंसर है। आगे बोलते हैं पर्वत का बहुवचन क्या होगा। तो 165 में अगर आपसे पर्वत का बहुवचन पूछा गया है तो पर्वतों इसका बहुवचन होगा। ऑप्शन सी पर्वतों। 166 में बोलते हैं अत्यावश्यक में कौन सा समास होगा। तो 166 का ऑप्शन ए अव्ययीभाव समास है अत्यावश्यक में। और 167 में बोलते हैं सज्जन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी। सज्जन की भाववाचक संज्ञा क्या होगी? सज्जनता, सज्जनता जो है वो इसकी भाववाचक संज्ञा होगी। ऑप्शन ए सही आंसर है। 168 में बोलते हैं पाँव लग जाना मुहावरे का क्या अर्थ है। पाँव लग जाना मुहावरे का अर्थ है रोज चलने का अभ्यास होने के कारण मार्ग मालूम हो जाना। बोलते हैं ना कि पाँव लग गए हैं अब रास्ते में, रोज चलने के कारण जो है मार्ग का अभ्यास हो जाता है, मार्ग का मालूम हो जाता है कि ये मार्ग कहाँ को जाता है। आगे कुछ देख लीजिए। आगे इंग्लिश के क्वेश्चन है, इनमें आपको अपोजिट मीनिंग बताना है। तो 146 का एक्यूट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। 146 का ऑप्शन डी इंडिक्ट जो है इसका अपोजिट मीनिंग होगा। उसी तरह 147 में बोलते हैं सबसर्विएंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो 147 का ऑप्शन बी सही आंसर है डिग्निफाइड इसका अपोजिट होगा। 148 में बोलते हैं डिफेंस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। डिफेंस का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। ऑप्शन सी ओबीडियंस जो है वो सही होगा। रिप्राइजल का सही जो है अपोजिट मीनिंग क्या होगा। रिप्राइजल का अपोजिट मीनिंग होगा फॉरगिवनेस। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। आगे है ब्रिलियंट। ब्रिलियंट का अपोजिट मीनिंग क्या होगा। तो ब्रिलियंट का अपोजिट मीनिंग होता है डल। ऑप्शन बी जो है वो सही आंसर है। डल जो है वो ब्रिलियंट का अपोजिट मीनिंग है। टेलीग्राम पर अगर अभी भी ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से अपना टेलीग्राम ओपन कीजिए, वहाँ से इस तरह से सर्च कीजिए @tolexam31। आपको हमारा टेलीग्राम चैनल मिल जाएगा। 22,200 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, तो आप भी जुड़ जाइए अगर अभी तक नहीं जुड़े हैं।
आने वाले एग्जाम में डेफिनेटली हेल्प मिलेगी, जैसे कि पहले भी मिलती रही है। अगर आप तैयारी कर रहे हैं HPSSC क्लर्क सेक्रेटरीट पोस्ट कोड 962 की, तो आपके लिए एक अच्छा मौका है। आप टेस्ट सीरीज जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसमें आपको फुल लेंथ टेस्ट सीरीज मिलेंगी 10, जिसमें 200 क्वेश्चन होंगे जैसे एग्जाम में होते हैं, उनको आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। 5 HPGK के स्पेशल टेस्ट होंगे, इनको भी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्लर्क के भी जो है वो 5 पेपर होंगे विद फाइनल आंसर की, इनको भी आप जो है वो प्रैक्टिस कर सकते हैं और अपनी स्टडी को जो है एक अच्छी शेप दे सकते हैं। इस टेस्ट सीरीज का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, कमेंट बॉक्स में भी है, और आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको PDF की फॉर्मेट में जो है वो आपके मेल में सेंड कर दी जाएगी। जब भी आप इसको अवेल करना चाहें तो नीचे लिंक में जाकर आप अवेल कर सकते हैं। PDF की फॉर्म में आप हर एक टेस्ट को प्रैक्टिस कर सकते हैं और आने वाले एग्जाम में अपनी एक सीट पक्की कर सकते हैं। तो लिंक बता दिया है आपको कहाँ पर मिलेगा। थैंक यू।